Good morning, student. Today we of all discuss about subject economics, standard 9 के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। इसमें एक गांव है, विलेज है पालमपुर, दिल्ली के आसपास का एक गाँव है। अभी कोई जरूरी नहीं जो गाँव होगा है, मतलब स्टोरी लिखा जा रहा है, इसमें इमेजिनेशन किया गया है गाँव का। और आप लोग भी देखते होंगे गांव में किस प्रकार के एक्टिविटी होते हैं। कुछ गांव शहर से नज़दीक होते हैं, कुछ गांव शहर से दूर होते हैं। तो जो शहर से नज़दीक जो गांव होते हैं या जो दूर जो गांव होते हैं, वहाँ से लोग है ना अपने डेली वर्क के लिए आते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो लोग शहर में आके किए। आप देखते होंगे गांव से मजदूर, दूध वाले, सब्जी वाले और भी अन्य लोग प्रोफेशनल कुछ भी, वो लोग आए और दिन भर काम किए और फिर शाम को घर गए। उसी प्रकार एक पालमपुर गाँव है जिसमें स्टोरी दिया गया है पालमपुर गाँव का। कहते हैं जो पालमपुर गाँव, इसमें 450 फैमिली रहते हैं। कितना? 450। ये गाँव जो है पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। रायगंज अ बिग विलेज, पालमपुर एक रायगंज बहुत बड़ा विलेज है, उसके और 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। और ये वेल कनेक्टेड है, मतलब कोई भी कहीं भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कनेक्टिविटी ऑफ द रोड की कनेक्टिविटी। आज आप लोग देखते होंगे, हम अपने स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें बहुत दूर दूर से बच्चे आकर के पढ़ते हैं। क्यों पढ़ पाते हैं? क्योंकि वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी है। रोड की कनेक्टिविटी के कारण हम आसानी से आ जा सकते हैं। तो बता रहे हैं जो ये गाँव है जिसमें आप देखते हो बुलक कार्ट्स है, टांगा है, बॉगी है ना, ये सब। उसके बाद कुछ काम होते हैं वहाँ पे, गुड़ बनाने का, खेती करने का, सब्जी उगाने का। ये गांव में 450 फैमिली रहते हैं। 450, याद रखिएगा 450 फैमिलीज हैं, है ना। 450 फैमिली, ये 450 फैमिलीज हैं कहाँ? पालमपुर। पालमपुर दिल्ली के नजदीक से 450 फैमिलीज हैं, समझिए। इसमें 80 अपर कास्ट फैमिली ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। देखिए 450 फैमिली में 80 परिवार ही ऐसे हैं जो मैक्सिमम लैंड प्रॉपर्टी को एक्वायर किए हुए हैं 450 में से। ओके, यानी 370 फैमिली जो रेस्ट बच गया 80 फैमिली को आउट करके, उसके पास बहुत कम लैंड है। जो आगे आपको इसमें फिगर में देखिएगा दिया गया होगा, देखिए, देख रहे हैं ये फिगर है, देख रहे हैं। ये 370 फैमिली का लैंड है। 370 फैमिली इतने लैंड में, जमीन में, और 80 फैमिली जो है मात्र उनके पास ये जमीन है। 80 फैमिली के पास, समझ रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, याद रखिएगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आप नया सब्जेक्ट है। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, इससे पहले हिस्ट्री पढ़े होंगे, इससे पहले सिविक्स पढ़े होंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स जो हम अपने दैनिक जीवन में जितने भी मानव हैं, जो एक निश्चित एज के बाद वो अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, है ना। कोई प्रोफेशनल है, कोई जॉब करता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई बैंक में एम्प्लॉय है, कोई रेलवे में एम्प्लॉय है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई मजदूरी करता है, कोई इलेक्ट्रीशियन है। इस तरह की एक्टिविटी, कोई किसान है, इस तरह की एक्टिविटीज। तो मतलब देखो एक एक गाँव का एक उदाहरण दे करके आपको बताया गया, ठीक है। इसमें बताया क्या, जो पालमपुर में कितने 450 परिवार हैं, जिसमें 80 परिवार के पास अधिक से अधिक लैंड है। उसके बाद बताया गया गाँव का कुछ फीचर बताया, जो इलेक्ट्रिसिटी के अर्ली टू पालमपुर। इस गाँव में इलेक्ट्रिसिटी भी, आज वैसे भारत के लगभग हर गाँव में इलेक्ट्रिसिटी है। आज के युग में हर गाँव में सड़क है, ऐसी बात नहीं। ऐसी बात हम ये नहीं कर सकते हैं दावे के साथ, कुछ गाँव में नहीं भी हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट का ये पूरी मतलब जिम्मेदारी से गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि हम इस चीज़ को पूरा करेंगे, रोड कनेक्टिविटी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, पानी देंगे, जो कि बेसिक नीड्स है ना, कहीं के डेवलपमेंट की। अब आता है जो देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है और सर्विस होता है,
क्या होता है? प्रोडक्शन और सर्विस। एक प्रोडक्शन दूसरे का बेस तैयार करता है। जैसे किसान खेती करता है, किसान खेती करते हैं तो वह कॉटन उगाए, शुगर केन उगाए, तो शुगर इंडस्ट्रीज के लिए शुगर केन रॉ मटेरियल हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए कॉटन रॉ मटेरियल हो गया। फिर और कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज भी है, दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए बेस तैयार करता है, और कुछ सर्विस होता है। इस तरह के एक्टिविटीज, जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, जिसको हम लोग आगे और डिटेल्स में पढ़ते ही रहेंगे। अभी तो शुरुआत की है इकोनॉमिक्स में 9th से, फिर आगे 9th और भी चैप्टर्स है, फिर 10th में पढ़ना है, तो इसको हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे आता है, कहीं जो प्रोडक्शन होता है, कहीं भी कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, चाहे खेती करना हो, चाहे इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो, उसके लिए कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। जिसमें पहला फैक्टर होता है लैंड। देखिए रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन, है ना, 4 रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन का 4 रिक्वायरमेंट। क्या? तो पहला लैंड, कोई भी काम करेंगे, हम खेती करेंगे, जंगल उगाएंगे, मछली पालन करेंगे, मधुमक्खी पालन करेंगे, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, स्कूल सेटअप करेंगे, बैंक सेटअप करेंगे, जमीन पे करेंगे, उनके लिए लैंड चाहिए, और उसमें काम करने के लिए लेबर चाहिए, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स दोनों तरीके से काम करेगा। देखोगे कहीं भी कोई संस्था में, मतलब आदमी ही काम करता है। एक आदमी आता है, ऑफिस में बैठा, फाइल साइन करके चला गया, और एक आदमी आता है, खूब मेहनत करता है, झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, और भी फिजिकल वर्क करता है। तो इस तरह दोनों का जरूरत है। तो फाइल में साइन करके आया, क्या उसका बस वही नहीं, वो मेंटली काम करता है, वो मैनेजमेंट करता है। जैसे आज कोई आप देखते हो, कोई मशीन है, कोई टेक्नोलॉजी है, कैसे डेवलप होता है? माइंड से डेवलप होता है। इंजीनियर आएगा, आपके पेपर पे, सारे पेज पे आपके घर का, बिल्डिंग का नक्शा बना के चला जाएगा, 50,000 रुपये आपसे ले लेगा, 5,000 रुपये ले लेगा, जैसा नक्शा होगा, जिस तरह का करेगा। और मजदूर आपके यहाँ आएगा, काम करते रहेगा, रोज आएगा, काम करते रहेगा, और आपसे पैसा लेगा, ठीक है। लेकिन वो अकेला आएगा, 10 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी 2 घंटे में आपको मैप बना के दे देगा, आपसे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, जैसा आपका मैप है उस तरह पैसा लेगा। फिर कभी आपको रिक्वायरमेंट आएगा, बुलाएगा, तो फिर वो कुछ देगा। क्यों? क्योंकि वो आपका माइंड का यूज करता है। तो पहला लैंड, दूसरा लेबर, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में 2 प्रकार का हो गया, एक फिक्स कैपिटल, एक रॉ मटेरियल। अब फिक्स कैपिटल क्या हो गया, रॉ मटेरियल क्या हो गया। तो फिक्स कैपिटल, जैसे हम खेती करते हैं, हम किसान हैं, अब जैसे हम टीचर हैं, सपोज कीजिए हम टीचर हैं, तो हमें बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए हमको तो रूम चाहिए कि नहीं चाहिए, बेंच डेस्क चाहिए बच्चों के लिए, बोर्ड चाहिए, चौक चाहिए। आजकल तो मतलब डिजिटल में जो है क्या, समझ रहे कि नहीं आप लोग कुछ, तो डिजिटलाइजेशन में मोबाइल भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए। लेकिन ये रिक्वायरमेंट आपको फर्स्ट टाइम, एक टाइम हम बेंच, वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ेंगे तो बेंच की संख्या बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार अगर हम बेंच ले लेंगे तो कई साल तक चलेगा, बोर्ड ले लेंगे तो कई साल तक चलेगा, रूम ले लेंगे तो कई साल तक चलेगा। लेकिन रॉ मटेरियल में स्टूडेंट हमें हमेशा चाहिए, चौक हमें हमेशा चाहिए, क्योंकि खत्म होता जाएगा ना। तो उसी प्रकार कुछ ऐसे फिजिकल कैपिटल होते हैं जो फिक्स होते हैं। जैसे हम खेती करते हैं तो हम ट्रैक्टर ले लिए, थ्रेशर ले लिए, हार्वेस्टिंग मशीन ले लिए, वो तो साल भर साल में ही बदलेंगे, वो तो एक बार ही खरीदेंगे। लेकिन सीड्स, फर्टिलाइजर, वो तो हर साल खरीदना पड़ेगा ना, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। 2 प्रकार का कैपिटल काम करता है, फिक्स कैपिटल और रॉ मटेरियल, ये फिजिकल कैपिटल में आता है। और चौथा आता है नॉलेज, है ना, उधर पता है ना, लेबर। तो नॉलेज किसके पास होगा, ह्यूमन बीइंग के पास होगा ना। मतलब एक आएगा, एक ह्यूमन बीइंग में एक लेबर आएगा जिसके पास नॉलेज नहीं है उतना, वो काम करेगा, है ना, सीमेंट उठा के वहाँ देगा, खेत में जाएगा, कुदाल चलाएगा, ठीक है ना, ईंट उठा के देंगे, उसी ईंट उठा करके उसी में एक थोड़ा ज़्यादा नॉलेज वाला है तो ईंट को जोड़ेगा, देख रहे हैं। तो इस तरह जो है सो। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज आता है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या होता है
कहीं भी जो मतलब कोई भी कंपनी प्रोडक्शन करती है किसी प्रकार का, उसको इंटरप्राइज चाहिए जो उसको बेचे, क्योंकि मेन तो होता है मार्केट में बिजनेस, ट्रेड जैसे ही करेगा तभी ना उससे पैसे आएगा। हम यहाँ पे पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, आप आएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, आप हमको फीस देंगे, जैसे स्कूल में होता है। उसी प्रकार हमने बिल्डिंग बनाया है ना, रूम बना दिया और रूम को मतलब उसमें लोगों को दे दिया रेंट पे, तो पैसा आ रहा है। जैसे कोई कंपनी कार बनाई, कोई बाइक बनाई, किसान गेहूँ उगाए, चावल उगाए, तो उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए ना, तो ये एंटरप्राइज। इसलिए देखते होंगे आप लोग दुकान सब पे लिखा रहता है फलाना एंटरप्राइज, फलाना एंटरप्राइज। ये क्या है? ये तो समझिए इस तरह ये हो गया प्रोडक्शन के तरीके। ठीक है, अब आता है यहाँ पे एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय द कंबाइनिंग लैंड। जितना भी जब यहाँ पता है ना, देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट। पहला रिक्वायरमेंट लेबर, दूसरा रिक्वायरमेंट हो गया आपका पहला लैंड, दूसरा लेबर, पीपुल हु विल डू द वर्क, जो काम करेगा। देखिए यहाँ पे तीसरा बताया फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में दो प्रकार का बताया, टूल, मशीन, बिल्डिंग्स, है ना, ये सब फिक्स कैपिटल हो गया, जो एक बार हम लोग ले लिए तो कई सालों तक चलता रहता है। और एक होता है आपका रॉ मटेरियल, जैसे है ना, जिसमें आपको पैसे, अब जैसे खेती करेंगे तो हमको इरिगेशन करना है, इरिगेशन के लिए मशीन तो हम एक बार खरीद लेंगे, लेकिन डीजल तो हमको बार बार खरीदना पड़ेगा कि नहीं, बीज खरीदना। तो ये हो गया आपका ये उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, फिक्स कैपिटल, समझे नहीं, और वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, है ना। फिक्स कैपिटल में मशीन लिख सकते हो, ट्रैक्टर लिख सकते हो, बिल्डिंग्स लिख सकते हो, समझ गए ना। फिक्स कैपिटल में क्या लिखेंगे? मशीन, ट्रैक्टर, बिल्डिंग, थ्रेशर, है ना, ये सब। स्कूल में बिल्डिंग हो गया, बेंच डेस्क हो गया, बोर्ड हो गया स्कूल में। और रॉ मटेरियल में आपको जो चीज़ हमेशा, जैसे स्टूडेंट, स्कूल के लिए क्या हर साल स्टूडेंट चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए 10th का बच्चा पास कर गया तो कल से हम क्या करेंगे, फिर हमको बच्चा चाहिए ना, तो रॉ मटेरियल। और उसके बाद आता है चौथा, देयर आर फोर रिक्वायरमेंट टू यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू एबल टू पुट टुगेदर। एंटरप्राइज एंड नॉलेज, है ना, एंटरप्राइज एंड नॉलेज, ये सबसे यही है जो ये कैसे हम ये क्या करता है, इस तीनों को कंबाइन करता है, यूज करता है, मैनेज करता है। उसके बाद उसे प्रोडक्शन करता है, उसके लिए नॉलेज चाहिए, और उसके बाद एंटरप्राइज चाहिए उस प्रोडक्शन को हम फिर मार्केट में सेल कर सके। कोई दिक्कत क्या? अब आगे देखेंगे जो अब आपको बता रहा है, जो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल व्हिच आर नोन एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसको आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर। अब आता है आपको बारी से हर फैक्टर्स के बारे में बताया जाएगा। जैसे पहला आता है लैंड, जमीन क्या है? फिक्स कैपिटल है, समझे, ये क्या है? फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल है। कहीं पर हम इंडस्ट्री के स्कूल सेटअप करेंगे तो एक बार ही हम जमीन खरीदेंगे, उसके लिए हमको साल दर साल जमीन खरीदने की नहीं जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो फिक्स कैपिटल में आता है। ठीक है, तो लैंड क्या हो गया? फिक्स कैपिटल। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्ट एक्टिविटी। पालमपुर में क्या देखे, क्योंकि 80% 80 लोग, ओनली 80 पीपुल जो है सो मतलब अधिकतर 90% लैंड पे जो है एक्वायर की हुई है, या जो भी हो, तो मतलब फार्मिंग जो है गांव का है, किसी भी गांव में आप देखोगे, किसी भी गांव में आप जाओगे तो मैक्सिमम लोगों का जो एक्टिविटी जो होता है सो एग्रीकल्चर ही होता है। हाँ, अब गांव में भी बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, अलग बात है, लेकिन अभी भी मैक्सिमम लोग, आप लोग अगल बगल बहुत सारे बच्चे गाँव से आते हैं, नहीं भी आते हैं तो गाँव से रिलेशन है उनका, तो आप लोग इसको जानते होंगे। दे कुड बी फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, है ना, अपने जीवन यापन के लिए वही करते हैं। हर आदमी काम क्यों करते हैं? इकोनॉमी अपने जीवन यापन के लिए, क्योंकि पानी और हवा के बाद जो भी चीज़ इंसान को जीने के लिए जरूरी है, उसे इंसान को कर्म करके, क्रिया करके ही लेना पड़ेगा, इसलिए उसे काम करना पड़ता है। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कांस्टेंट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन, लैंड एरिया अंडर द कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड सिंस 1960। देखिए, जमीन तो फिक्स है, हाँ, आप लोग जमीन तो फिक्स है, वो तो ऐसा नहीं है जो भारत का एरिया या विश्व का एरिया, पूरे धरती का जो भी एरिया है वो तो फिक्स है, ऐसा तो नहीं है।
जो उसको जरूरत के अनुसार एक्सटेंड कर देते, नहीं होता है, मैग्नीफाई कर देते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है। तो उस पॉपुलेशन को हम भोजन देने के लिए क्या करेंगे, तो वही जो फिक्स लैंड है उसी में हमको अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। आप लोगों को फॉर योर गाइड इन्फॉर्मेशन है ना, आई वुड लाइक टू से, मैं आपको कहना ये चाहूँगा, तो जैसे देखो देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, या 1947 से पहले जब हमारा देश, जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत जो आज है सब एक ही देश था, तब भारत की जनसंख्या यानी पाकिस्तान बांग्लादेश इंक्लूड करके मतलब लगभग 30 करोड़ 35 करोड़ 40 करोड़ जनसंख्या थी। उस समय देश की हालत ये थी, जो हम विदेशों से अनाज मंगा करके खाते थे, मांग करके खाते थे, मांग करके, हमको खरीदने की क्षमता भी नहीं थी। देखिए आज जमीन तो वही है, लेकिन उसी जमीन में पाकिस्तान भी अलग चला गया, हमारा जमीन कम हो गया क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, जमीन कम हो गया, लेकिन पॉपुलेशन उस समय के पॉपुलेशन से आज 4 गुना की पॉपुलेशन है। और आज कंडीशन ये है जो हम लोग अनाज दूसरे देशों को देते हैं। ले लो ऐसे, जैसे पहले हम मांगने जाते थे, हमको कोई देता था, आज हम उसको देते हैं। तो कैसे पॉसिबल हुआ? तो ये चीज़ पॉसिबल हुआ है ना, बहुत सारे चीज़ इसमें हुए, अच्छे किस्म के सीड्स आए, फर्टिलाइजर डेवलप किया गया है ना, नई नई मशीन। आज देखते होंगे आप लोग गाँव में कहीं भी हल बैल से किसी को खेती करते हुए रेयर देखने को मिलता होगा, रेयर, बराबर मशीन आ गया है ना, एक दिन में दिन रात। पहले तो बैल सुबह में चाहिए और दोपहर तक काम करके चले गए, क्योंकि जहाँ जीव था उसको कितना देर खेत से में जोतिएगा, लेकिन आज सुबह में ट्रैक्टर चाहिए और दिन भर जोतिए, रात भर जोतिए, कोई फर्क नहीं है, थ्रेशरिंग है, दिन रात चलता रहता है। इससे क्या होता है, काम तेजी से बढ़ता है ना। अब लोग जमीन खेती, उस खेत में जहाँ पे फसल बहुत कम होता था सो प्रोडक्शन हो गया, इरिगेशन सिस्टम डेवलप हो गए, जहाँ पे मतलब सिंचाई के कारण खेती नहीं हो पाता था, वहाँ पे सिंचाई के कारण अब खेती हो रही है। इस तरह का लैंड जो है फिक्स है, कैपिटल है, तो ये वर्किंग कैपिटल के रूप में, मतलब फिक्स कैपिटल के रूप में लैंड हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसकी मतलब लिमिटेशन है। दूसरा क्या है, ठीक है, बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड ऑफ द विलेज हैज बीन कन्वर्टेड। तो कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया गया इसको मैं थोड़ा बता रहा हूँ, देखिए। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कांस्टेंट टू रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। Land area under cultivation is practically fixed. Since 19 Palanpur, there has been no expansion in land area under cultivation. By then, some of the waste land in the village had been converted to cultivated land. There exists no further separate the increase from the production by bringing new land under cultivation. मतलब जो वेस्ट लैंड है, परती जमीन था, बेयर लैंड था, है ना, तो उसको भी लोग खेती के लिए लाए। इज देयर अ वे, है ना, वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? कहता है, ये क्वेश्चन है आप लोग, क्या एक ही जमीन में अधिक से अधिक फसल उगा सकते हैं आप? कैसे उगा सकते हैं? तो उसको हम लोग फिर कंडीशन करेंगे, इरिगेशन सिस्टम करके, फर्टिलाइजर यूज करके, मिक्स क्रॉप्स करके, ये सबसे हम एक ही खेत में अधिक से अधिक फसल ग्रो कर सकते हैं। ओके, टाइम मैनेजमेंट है, जैसे एक ही बच्चा रहता है ना, वो 3 में भी पढ़ता है, वही बच्चा 10th में जाता है, देखिए उसकी लोड को क्या करता है, पढ़ाता है कि नहीं, पढ़ता है कि नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट करके 24 घंटा में आपको पढ़ना। उसी प्रकार जो हमारा फिक्स लैंड है उसी में हमको कैसे ये करना है, उसी को हम लोग कल फिर देखेंगे। थैंक यू। टुडे क्लास 9th, वी आर इन द क्लास 9th विथ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। जैसा कि हम लोगों ने देखा, जो किसी भी जगह के प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए 4 चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, लैंड, लेबर, फिजिकल फैक्टर्स, उसके 2 पार्ट्स हो गए, है ना, फिक्स कैपिटल एंड कैपिटल, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। और चौथा जो होता है सो आपका क्या हो गया, नॉलेज, स्किल, रिक्वायरमेंट और एंटरप्राइजेस। नॉलेज, एंटरप्राइजेस 4th रिक्वायरमेंट होगा, जिसके कारण से प्रोडक्शन कहीं भी किया जाता है, कोई भी, चाहे खेती में हो, चाहे इंडस्ट्रीज में हो, चाहे किसी भी जगह में, ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है जो देखिए, जमीन तो सीमित है, कल जैसा कि हम लोग देखे थे, तो उसमें क्वेश्चन था
जो इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सम लैंड? क्या कोई तरीका है जिससे हम एक ही खेत में अधिक से अधिक फसल उगा सकते हैं? देखिए क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोगों को तो फूड चाहिए ही, लेकिन जमीन तो नहीं बढ़ रहा है ना। तो फिर हम कैसे उसी जमीन में अधिक से अधिक फसल उगाएं? तो फसल उगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इरिगेशन। आप लोग ये देखेंगे या ये पढ़े भी होंगे, जो मतलब इरिगेशन जो है किसी भी क्रॉप्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम चाहते हैं यदि हम एक ही खेत में अधिक से अधिक फसल उगाएं तो उसके लिए हम कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, हम आप खेत में किसान गेहूँ उगाए, अब गेहूँ उगाए, गेहूँ कटा, तो हो सकता है उसमें सब्जी कर दिए, मूंग कर दिए, उड़द कर दिए, फिर मूंग ये सब उग गया तो फिर धान कर दिए। यानी कि हम एक साल में एक तो तरीका हुआ जो हम जो एग्रीकल्चर ईयर होता है जिसमें हम रबी, खरीफ और जैद, अभी जो समय चल रहा है अप्रैल से जून तक का, ये जैद का है समय, गर्मा फसल है ना, गर्मा फसल। इसमें हम विभिन्न प्रकार के वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, कुकुम्बर हो गया, उसके बाद वाटरमेलन हो गया, मस्कमेलन हो गया, विभिन्न प्रकार के है ना, पम्पकिन हो गया, ये सब ये उगाते हैं, मूंग हो गया, ये सब करते हैं। अब जैसे ये चीज़ खत्म होगा, जून के लास्ट से जुलाई के फर्स्ट वीक से जैसे ही बरसात शुरू होगी, लोग धान यानी खरीफ फसल, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब भी हम लोग अभी ग्रो करते हैं, या उसके बाद जून जुलाई से भी ग्रो करना शुरू करते हैं, है ना। इसमें अधिकतर फसल धान है ना, धान, बाजरा, ज्वार, ये सब अक्टूबर आते आते ये हो जाएगा। अब फिर अक्टूबर में आप पोटैटो कर दीजिए, पोटैटो है नवंबर दिसंबर आते आते खत्म हो जाएगा, खेत में उगाएगा तो गेहूँ कर दीजिए, नहीं तो आप मतलब धान के बाद गेहूँ ही कर दीजिए। इस तरह हम देखते हैं जो हम एक खेत में अधिक से अधिक फसल उगाएं, ठीक है। दूसरा है जो आप मतलब देखते हो मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, ध्यान समझिए। वी ग्रो मोर देन वन क्रॉप्स इन अ फील्ड। जब एक ही खेत में एक से अधिक फसल हम उगाते हैं उसी को मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे, लोग मटर कर दिया, उसमें सरसों दे दिया, आलू किया, बीच में आलू के बीच में है ना, दो उसका क्या भी होता है उसके बीच में मैश दे दिया, कुछ स्पाइस दे दिया, मसाले दे दिए, तो आलू हो गया, उसका मैश ग्रो हो जाता है। तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग, ये तो हो गया तरीके, हम इस तरह कर सकते हैं। लेकिन बोलोगे सर इस खेत में अगर हम इतना ग्रो करेंगे तो उस सबके लिए पहले बता दिया जो हमको इरिगेशन सिस्टम, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम हमें डेवलप करना है। दूसरा है मल्टीपल क्रॉपिंग, जो भी बता रहे हैं, एक खेत में मतलब एक तो एग्रीकल्चर सीजन में एक से अधिक बार फसल उगाई, दूसरा एक ही फसल में, जैसे अभी हम देखोगे लोग मूंग का कर रहे हैं खेती, तो उसमें या ज्वार, बाजरा या मक्का करेगा लोग खेती, उसमें अरहर भी डाल दिया, उसमें जूट, पटुआ भी डाल दिया, है ना, या मूंग डाल दिया, तो मूंग भी हो गया, जनेर भी हो गया, ज्वार, मक्का भी हो गया, अरहर भी हो गया, जूट भी हो गया, एक ही खेत में एक ही सीजन में, तो उसे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। उसके बाद जो देखेंगे अभी जो गाय पहले जो होती थी, और अगर वो गाय 3 लीटर 4 लीटर दूध दे दिया, 5 लीटर दूध दे दिया, किसान को हमारी गाय 5 लीटर दूध दे दिया दोनों टाइम में, मॉर्निंग और इवनिंग मिला करके। अभी अगर किसी किसान का गाय 5 लीटर दूध अगर दोनों टाइम में बोलेगा, बोले दूध कुछ दूध नहीं, क्यों? क्योंकि अभी क्या है, जो एक गाय 20 लीटर 30 लीटर 25 लीटर मतलब दूध देने की कैपेसिटी रखती है। तो देखिए, और गाय खाती वही है, किसान वही है, तो ये क्या हुआ, तो मतलब जो है कुछ क्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है सो ये डेवलप किया है। उसी प्रकार फसल में भी कुछ ऐसे सीड्स इजाद किए गए जो मतलब अधिक से अधिक ग्रो होता है। जैसे पहले गेहूँ अगर एक कट्ठा में, है ना, आपकी इसमें बुक दिया है जो स्टैंडर्ड यूनिट कट्ठा या लोकल लैंग्वेज में, या उसको हम लोग मतलब बड़े में बोलते हैं, तो
1 हेक्टेयर यानी 10,000 स्क्वायर मीटर का, यानी 100 सेंटीमीटर लंबा, और उसी को गुना कीजिए, मतलब एरिया निकालते तो 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर का 1 हेक्टेयर होता है। अगर 1 हेक्टेयर में, समझे कि नहीं, अगर 50 मन अनाज हो गया तो किसान बोला बहुत हो गया। अभी अगर 70 मन 80 मन भी होता है तो किसान कहता है कहाँ होगा, कम से कम 100 मन होना चाहिए। खेत वही है, लेकिन उसकी जो ग्रोइंग कैपेसिटी है उसको हमने बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? HYB सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी, हाई यील्डिंग वेराइटी, अधिक उपज देने वाले सीड्स क्रिएट किए। अब अधिक उपज देने वाला सीड है, हाथी पालेंगे तो उसको खिलाना भी पड़ेगा ना, तो पहले किस HYB सीड्स, तो अब HYB सीड्स यूज करेंगे। जैसे देखोगे, अब HYB सीड्स, एक मिनट से, HYB सीड्स मतलब जैसे आप बता रहे हैं आम का गुठली खाए फेंक दिए, उसका जो पेड़ ग्रो करेगा कोई केयर करने की जरूरत नहीं, अपने ग्रो हो जाएगा। लेकिन उसका आम का जो क्वालिटी हो सकता है, उसका साइज जो होगा, हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं कहेंगे, लेकिन छोटा होने का ज़्यादा चांस होता है। लेकिन वही आम को अगर हम क्रॉस करा देते हैं तब उसको करते हैं तो तब क्या होता है, उसको प्रॉपर केयर करना पड़ता है। उसी प्रकार ये अगर इस प्रकार की सीड्स, जैसे आप गाय देखिए, पहले की गाय जो होती थी, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, उसको खोल दिया, लोग चल आया, हो गया, गाय दूध लिया, पानी खत्म। लेकिन अब जो गाय होता है उसको फैन चाहिए, उसको नहाना चाहिए, उसको साबुन चाहिए, उसको डॉक्टर चाहिए। भाई दूध देगा तो प्रॉपर केयर भी तो करना पड़ेगा। HYB सीड्स का यूज करेंगे तो हमको उसको प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, उसके बाद फर्टिलाइजर, पहले क्या होता था, जो गाय का गोबर डंग ये सब करके खेत में डाल दिया, बहुत अच्छा चीज़ है वो। अब इसीलिए सब पढ़ेंगे, इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन अभी तुरंत हम लोग पढ़ेंगे विल द लैंड सस्टेन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, हमने प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ साइड इफेक्ट्स हो रहा है, ठीक है ना। साइड इफेक्ट्स को पहले देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ मशीन, डेवलपमेंट ऑफ मशीन, आज पहले किसान हल बैल से खेती करता था, आज जो काम हल बैल है ना 100 हल बैल करता था, आज एक ट्रैक्टर है जो गया सारा सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है। तो इस सबसे भी मतलब वर्क की जो कैपेसिटी है, इंटेंसिटी जो है वो बढ़ा, काम करने की जो दक्षता है, क्षमता जो कैपेसिटी जो है वो बढ़ा। इस सबसे क्या हो गया, हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, लिमिट लैंड में भी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। कैसे? तो इरिगेशन सिस्टम डेवलप करके, मल्टीपल क्रॉपिंग करके, है ना, HYB सीड्स का यूज करके, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज करके, है ना, और डेवलप मशीन, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टिंग मशीन का यूज करके। अब कहता है विल द लैंड सस्टेन, क्या जमीन जो है सो सस्टेन कर रही है, लंबा चलेगी यदि हम इस तरह से प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो? नहीं। आप लोग जानते हैं जो पंजाब में वर्षा कम होती है, लेकिन धान का फसल वहाँ एक एक खेत में, है ना, अभी से मार्च से जो शुरू होता है धान का फसल, अक्टूबर तक वहाँ पे धान का फसल खेत में 2 बार तक कट लिया जाता है। समझेंगे? आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे, उड़ीसा और बंगाल में एक खेत में एक खरीफ सीजन में 3 बार धान काटा जाता है। तो क्या वर्षा हमेशा होती है क्या? नहीं। इरिगेशन सिस्टम, और इरिगेशन सिस्टम में आज अपने लोगों के घर में, है ना, प्रायः लोग ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज करता है। देखिए, ठीक है, हमारा फसल उत्पादन हो रहा है, लेकिन उसका कारण क्या है? हम इरिगेशन सिस्टम डेवलप करके कर रहे हैं, और उसका साइड इफेक्ट्स पड़ता है, जो वाटर लेवल डाउन होता जाता है, वाटर लेवल डाउन होता जाता है, जिससे पानी की स्कार्सिटी हो जाती है। दूसरा, हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, और दूसरा इरिगेशन, इरिगेशन सिस्टम अगर नहीं मिले तो उसमें पानी अधिक देते हैं, तो पानी में जो साल्ट जो होता है वो जमीन की मिट्टी की ऊपरी लेयर में जमता जाता है, जिससे मिट्टी की फर्टिलिटी कम होती है। दूसरा बताता है केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर वो मिट्टी की फर्टिलिटी को नहीं बढ़ाता है, मिट्टी की फर्टिलिटी को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। इससे क्या होता है, लगातार अगर हम
केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो वो लैंड की जो क्वालिटी है, लैंड की जो ग्रोइंग कैपेसिटी है, धीरे धीरे कम होगी। तो इस कारण से हम ये देख रहे हैं, विल द लैंड सस्टेन? नो। हमें तो अब बोले कि सर क्या इस ट्रैकिंग को छोड़ दें? छोड़ना नहीं है। हम छोड़ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, ना कंटिन्यू करना ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एक बीच का हमको रुख अख्तियार करना। जैसे ठीक है, हमने इस बार ऐसा फसल ग्रो किया जो कि अधिक केमिकल फर्टिलाइजर का यूज लेता है, इरिगेशन सिस्टम, पानी उसको अधिक चाहिए, तो हमें अब उस खेत में कोई ऐसा फसल करना चाहिए जिसमें फर्टिलाइजर का यूज, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हो ही नहीं, उसमें इरिगेशन सिस्टम की जरूरत पड़े ही नहीं। ऐसे प्लांट्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट है ना, चना, मसूर, ये अरहर, इस ऐसे मटर, इस ऐसे प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं जिसमें आप इरिगेशन की बहुत कम ही जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर की न के बराबर जरूरत पड़ती है, और फसल भी अच्छा होता है। और दूसरी बात क्या है, ये नेचुरली जो है जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सस्टेन विद द लैंड, हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना है और लैंड को सस्टेन भी रखना है। ऐसे नहीं प्रोडक्शन बढ़ाते बढ़ाते जमीन को ही हम खत्म कर दें, यानी जमीन को खत्म करना मतलब उसकी फर्टिलिटी को ही खत्म कर दें, ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए हमें अब ना हमको ये इसका यूज भी नहीं बंद करना है, इरिगेशन भी, लेकिन तब करना क्या है, तो हमें ऐसे भी फसल बीच बीच में उगाते रहना है, जिसको हम लोग क्रॉप्स रोटेशन बोलते हैं, फसल बदल बदल के करना है। जिससे क्या होता है, मतलब जैसे हम बहुत मेहनत किए उस पर रेस्ट करते हैं ना, अगर एक बार हम जमीन में से अगर बहुत प्रोडक्शन किए तो उसको एक साथ रेस्ट कर दोगे तो क्या होगा, आपका मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब क्या आता है यहाँ पे, जो दूसरा टॉपिक आता है, जो विल द, अब यहाँ पे विल द लैंड सिस्टम, लैंड बीइंग द नेचुरल रिसोर्स, इट इज नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन दिस यूज। Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource. बोले overuse, हम बार बार खेत में खाद डाल रहे हैं, HIP6 यूज कर रहे हैं, इरिगेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो हर मिट्टी में जो नमक रहता है तो धीरे धीरे अधिक पानी यूज होने के कारण पानी या तो एब्जॉर्ब हो गया, अब पानी के कारण क्या, मिट्टी नमक घुल जाता है उसमें, पानी या तो एब्जॉर्ब हो गया या ऑपरेट हो गया, बच गया उसमें नमक। फर्टिलाइजर में भी नमक की मात्रा रहता है, कुछ ना कुछ साल्टीनेस रहता है, तो वो भी उसमें घुल गया तो भी नमक, इस तरह क्या होता है, धीरे धीरे फर्टिलिटी को लेस कर देता है। तो हमें इस चीज को ख्याल करना है। इन मेनी एरिया देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ऑल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर फॉर द ट्यूबवेल इरिगेशन हैज रिड्यूस्ड द वाटर टेबल, इरिगेशन वाटर टेबल को, तो हमें इसको मतलब ध्यान में रखना है। और ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो बीच बीच में क्रॉप रोटेशन सिस्टम डेवलप करके। आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, लेग्यूमिनस प्लांट्स होता है जो नेचुरली एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। तो हम अगर स्पेस, उसके बाद उसमें जो काउ डंग या खरपतवार या आजकल अर्थ मतलब या आया है वर्मी कंपोस्ट, ये सब डालने से हम जो उसका जो लॉस जो हुआ है फर्टिलिटी, उसको मेंटेन कंपनसेट कर सकते हैं। आगे आता है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, है ना, देखिए जमीन, दूसरी बात है क्या है, जमीन भी तो सबके पास बराबर नहीं है ना, कुछ के पास देखिए, पता है यहाँ पे 400, याद रहे पालमपुर में 450 फैमिली है, इस 80 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास ये जमीन है, और रेस्ट जो बच गया आपका कितना, 370 फैमिली के पास ये जमीन है। अब देखिए, अभी छोटे छोटे टुकड़े में मशीन चलेगा, ट्रैक्टर चलेगा, मैनुअली वर्क करना पड़ेगा। उससे क्या होता है, जो हम उतना मतलब जितना कैपेसिटी है, जितना हमारा पोटेंशियलिटी है, उतना उस खेत के से क्रॉप्स नहीं ले पाते। तो ये कहते हैं हाउ द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड, तो लैंड जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कहता है जो 450 फैमिली आर लैंडलेस, 150 फैमिली मोस्ट ऑफ द देम एंड द लिस्ट हैव नो लैंड फॉर द कल्टीवेशन। अब जिनके पास कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं है तो क्या करेंगे, तो कहते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है हु विल बी द प्रोवाइड लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, तो लैंडलेस लेबर। जिनके पास जमीन है कुछ तो कुछ वो काम करेगा ना अपने खेत में, तो कुछ तो समय उसका जाएगा उसमें, लेकिन जिसके पास जमीन है ही नहीं तो क्या करेगा, तो
कहीं खेत में काम करेगा, कहीं फैक्ट्री में जाएगा, कहीं इंडस्ट्री में जाएगा, माइग्रेट करेगा। आज जो देखते हो ये कोरोना पीरियड में लोग दिल्ली मुंबई में जो मजदूर है कौन है, सब लैंडलेस लेबर है, सब वहाँ पे चले गए, उनको कोई ना कोई यहाँ पे काम मिलता है, काम करके अपना अर्निंग करते हैं, यहाँ पे रह के क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है लैंड जो डिस्ट्रीब्यूट है उसमें कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड है। देखिए यहाँ पे कहता है यू मस्ट हैव द रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंस लैंड। पालनपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। 1/3 यानी 450 का 1/3 150 फैमिली लैंडलेस है। अब कितना बचा 300। 150 फैमिली मोस्ट ऑफ द दलित हैव नो लैंड फॉर द कल्टीवेशन। इसमें 150 में से मोस्ट दलित आ गए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिली 300 बच गया, 200 लैंड है ना, हु ओन लैंड 240 फैमिली कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स। 150 तो लैंड ही नहीं है और 300 में से 240 फैमिली के पास ये छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं, है ना, मतलब लेस देन 2 हेक्टेयर जमीन है, 2 हेक्टेयर। और रेस्ट बच गए, जो बचा बड़े कम किसान आदमी के पास, यानी 60 आदमी के पास अधिक जमीन है। या इस तरह हम देखते हैं जो 390 आदमी के पास जमीन 150 के पास है ही नहीं, 240 के पास कुछ जमीन। इसीलिए अगर ये लैंड सबके पास थोड़ा थोड़ा रहता, सब अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करता। भाई आपको जमीन है 100 एकड़ जमीन है, अगर हम उसमें से किसी को 10 एकड़ दे ही देते हैं, सपोज कीजिए जैसे हमारे देश में हुआ भी, ऐसी बात नहीं है, संत विनोबा भावे भूदान आंदोलन चलाए थे, इसमें बहुत सारे लोगों ने जमीन दान किया था और वो जमीन वैसे लोगों को दिया गया था जिनके पास जमीन नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे ये कल्टीवेशन प्रोसेस है। देखिए किसान खेत जोत रहा है, सीड्स कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये सब काम जो है यहाँ ट्रैक्टर से हो रहा है, फिर उसकी थ्रेसिंग हो रही है और यहाँ पे सब काम ये हो रहा है। कहता है तो वर्क ऑन द फील्ड्स, फीड क्रॉप्स, प्लांटिंग, ब्लॉक, सोइंग, स्प्रेइंग, इंसेक्टिसाइड, ये सब काम दिखा रहा है। अब यहाँ पे लेबर का काम करेगा, तो लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, वही जो लैंडलेस पीपुल्स है। ठीक है, ओके। फिर हम लोग कल जो है सो देखेंगे अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक आपका हो जाएगा क्या, तो द कैपिटल नीड्स इन फार्मिंग, है ना। ओके, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। ऑफिस स्टैंडर्ड 9 इकोनॉमिक्स, क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 हम लोग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, जो पालनपुर के बारे में पढ़े। प्रोडक्शन में हम लोग देखा लैंड, लेबर, कैपिटल और नॉलेज। तो लैंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, लैंड में कैसे हम कम जमीन में अधिक उपज बढ़ाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो लैंड को हमको सस्टेन करना होगा। सस्टेन मतलब विल द लैंड सस्टेन, मतलब हम अगर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं उसमें फर्टिलाइजर या इरिगेशन अधिक करते हैं तो लैंड की जो फर्टिलिटी है कम होती है। तो हमें इस तरह काम करना है जिससे हमारा प्रोडक्शन भी हो और फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है भारत में। यहाँ देखिए एग्जाम्पल बताया, देख रहे हैं ये देखा, देखिए ये देखो, ये कल्टिवेटेड एरिया 64% ये कल्टिवेटेड एरिया, यहाँ तक 20% फार्मर के पास है। 64% जमीन जो है 100 में 64% जमीन मात्र 20% फार्मर के पास है और 36% जमीन जो है कल्टिवेटेड एरिया 80% लोगों के पास है। जैसे फिगर में देखिए, देखते हैं अब 36% जमीन 80% लोगों के पास, तो जहाँ निश्चित है जमीन का टुकड़ा ऐसा होगा। और जब भी जमीन का टुकड़ा छोटा छोटा होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना अधिक होगा और प्रोडक्शन कम होगा। और जब भी जमीन का टुकड़ा बड़ा बड़ा होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और प्रोडक्शन अधिक होगा, ठीक है। तो इस तरह अब हम लोग देखेंगे जो लैंड के बाद दूसरा जो प्रोडक्शन का फैक्टर है वो है लेबर, लेबर, है ना। जैसे खेत में काम करने वाले या रिक्शा पुलर या जो भी है कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाले लेबर। तो ये लेबर का काम कौन करेंगे, कौन होते हैं लेबर। तो हम लोग देखेंगे, आप लोग पढ़े होंगे 150 फैमिली जो है सो लैंडलेस है पालनपुर में, यानी लेबर का काम वो करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, है ना। बहुत सारा कितना भी मशीन आ गया फिर भी लेबर का है ना, यही चीज़ है यहाँ पे। तो मशीन आ जाने से क्या होगा, लेबर मतलब कम आदमी अधिक काम करेगा,
लेकिन आज मशीन नहीं है, और इससे क्या होगा, आदमी जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे कोई दूसरा जॉब चाहिए, वो दूसरा जॉब करेगा, इससे निश्चित इनकम बढ़ेगा। तो कहते हैं प्रोडक्शन फार्मिंग रिक्वायर स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिली कल्टिवेटेड देयर ओन फील्ड्स। जो छोटे मोटे किसान हैं अपने परिवार के साथ अपने खेत में काम कर लिए, लेकिन जो बड़े फार्मर हैं उनके पास बहुत जमीन है, उनको लेबर चाहिए, क्योंकि वो अपने फैमिली मेंबर के साथ अपने काम को मतलब ऑन टाइम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। या तो वो मशीन का यूज करेंगे या लेबर का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो दस दे प्रोवाइड लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग। इसीलिए छोटे किसान है वो तो अपना खेती अपने आप कर लिए, उसके पास जमीन ही कम है तो सारे फैमिली के मेंबर मिलकर क्या कर लिए। लेकिन जो बड़े किसान है जिनके पास मतलब इतना बड़ा बड़ा प्लॉट है, वो तो मतलब खेत में काम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका उतना हेल्थ उनका ये नहीं रहता है, फिजिकल उतने वो फिट नहीं होते हैं जो खेत में कर पाएंगे, इसलिए उनको लेबर का मतलब रिक्वायरमेंट भी पड़ता है। लेकिन उसके पास जमीन भी बहुत है, दूसरा कारण ये भी है। फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली। कहाँ से आएगा, खेत में काम करने वाले लोग कौन होते हैं, जो लैंडलेस हैं, और फैमिली कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, या जिनके पास कम जमीन है, जल्दी जल्दी उसका काम हो गया तो एक्स्ट्रा खाली बैठा हुआ है तो चला गया भाई दूसरे खेत में काम करने, ठीक है। उसके बाद जो होता है आप लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो क्रॉप्स ग्रोन इन द लैंड इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फ्रॉम whom they work. Wages can be cash or kind of crops. Sometimes labor get meals also. Wages vary widely from region to region, from crops to crops, from farm activity to another, like sowing, harvesting. There is also a wide variation in the duration of employment. देखिए अब यहाँ पे क्या बताया, जो लेबर का जो काम करेगा यहाँ पे, यहाँ डू नॉट है लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। वो काम करेगा और उसके बदले उसको मतलब वेजेस दिया जाएगा। वे वेजेस वैरी करता है रीजन टू रीजन, गांव में अलग, इस गांव से उस गांव में अलग करेगा, है ना। मतलब उसके बाद हार्वेस्टिंग सीजन है उसका अलग कॉस्ट होगा, सोइंग सीजन है उसका अलग कॉस्ट है ना, खेत में खरपतवार हटाना उसका अलग कॉस्ट है, ठीक है ना। और वेजेस में आपको कैश भी दिया जा सकता है, आपको अनाज भी दिया सकता है, कहीं कहीं आपको मतलब मील भी, भोजन भी दे दिया जाता है। आप खेत में काम करने गए तो लंच लेके आपको किसान दिया, ऐसा भी दिया। वो ये वेल वैरी करता है, ये डिपेंड करता है जो किसान और आप लेबर में क्या कितना मतलब ये है अंडरस्टैंडिंग है, उस पर डिपेंड करता है। ये कोई मतलब पहले बता दिए ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। आज कहते हैं लेबर माइट बी इम्प्लाइड अ डेली बेसिस और पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटीज लाइक हार्वेस्टिंग, है ना। और ये डेली बेसिस होता है, आप हमारे खेत में आज काम किए, कल उनके खेत में काम किए, कल उनके खेत में काम किए, है ना, तो वहाँ से मिलेगा, नहीं किए तो नहीं मिलेगा, इस तरह। अब आगे आते हैं यहाँ पे हेवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमॉन्ग फार्म लेबर। मतलब मेन क्या होता है, लेबर अधिक है ना। आप बोले, मैं बोला कि 50 रुपये करूँगा, तो कोई बोला हम सर 45 रुपये काम कर देंगे, कोई बोला चलिए ना हम 40 रुपये बहुत अच्छा काम कर देंगे, तो हो गया। पढ़े होंगे आप लोग, पढ़ेंगे आगे देखेंगे, जो कोई भी आप ही चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, सस्ता मिल जाए, अच्छा काम करने वाला मिल जाए तो आप ले लेते। अब आता है ना, जो लैंड और लेबर हो गया। अब तीसरा जो फैक्टर है कैपिटल। तो कैपिटल में हम लोग देखे थे दो प्रकार के कैपिटल, एक फिक्स कैपिटल, जैसे आप स्कूल को चला रहे हैं तो उनके लिए फिक्स कैपिटल, बिल्डिंग हो गया, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, बोर्ड हो गया। अब तो किसान है, खेती करते हैं तो उनके लिए हल, बैल, है ना, या ट्रैक्टर, मशीन, ये फिक्स कैपिटल हुआ जिसको हम एक बार खरीदते हैं वह कई सालों तक चलता है। कुछ वर्किंग कैपिटल होता है, जैसे सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इरिगेशन हो गया, ये हमको जितनी बार खर्च करेंगे उतनी बार उसका हमको यूज करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें पैसे चाहिए। मान लीजिए हमारे पास खेत है, तो हो सकता है हमारे पास इरिगेशन पंप सेट नहीं हो, पाइप नहीं हो। अगर मान लीजिए हमारे, तो हम उसको खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, पाइप खरीदेंगे, फर्टिलाइजर खरीदेंगे, सीड्स खरीदेंगे, फिर लेबर कॉस्ट देना पड़ेगा, उसके लिए कैपिटल चाहिए। तो जो बड़ा किसान है वो तो भाई कैपिटल अपना प्रोवाइड कर लेता है ना। लेकिन जो छोटे किसान है उनके पास पूंजी नहीं होती है, तो क्या होता है वो गांव से, क्योंकि मतलब जो इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग सिस्टम में जाएगा उसको टाइम लगेगा, या हो सकता है उसको समय पर नहीं मिले, तो वो क्या करता
करते हैं, जो भी गौ समाज में लोग रहते हैं उनसे वो लोन ले लेते हैं, यहीं पे वो फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। लोन ले लिए, अब जो मनी लेंडर है, जो साहूकार है, उनके रिक्वायरमेंट को देखते हुए उनसे बार्गेनिंग करते हैं, उनके हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन दे देते हैं। वो अपना ले लेते हैं, भाई चलो फसल होगा, लेकिन फसल होगा तो भाई कितना होगा? अगर मान लीजिए भाई दीजिए हुआ तब तो कोई बात नहीं, लौटा दिया। अगर नहीं हुआ किसी कारण बस जैसा नेचुरल कैलेमिटी का कोई ठिकाना नहीं है, तब तो फंस गया कर्ज में। तो आदमी जो है डेवलप आगे बढ़ने के बदले और जहां था उससे नीचे चला जाता है। ये सब समस्या है जिसको मतलब हमें हमारी गवर्नमेंट को, ऐसी बात नहीं, हमारी गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारी मतलब प्लान बनाई हुई है, बहुत सारी करती है, कर रही है और भी करने की जरूरत है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। तो ये मतलब मेन होता है कि कैपिटल क्यों जरूरत पड़ती है। तो खेतों में कैपिटल जरूरत पड़ती है इरिगेशन के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, सीड्स के लिए, प्लॉइंग के लिए, खेत जोतने के लिए, है ना, और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदना, लेबर कॉस्ट देने के लिए आपको यहाँ पे जरूरत पड़ता है कैपिटल। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं जो सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो हम लोग पढ़ेंगे या पढ़े होंगे आप लोग क्लास 8 में, जो एक होता है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, है ना, और एक होता है इंटेंसिव, है ना, और एक होता है सब्सिस्टेंस मतलब क्या, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस मतलब सब्सिस्टेंस मतलब क्या होता है, जो हम अपने परिवार के भरण पोषण के लायक उपज करते हैं, हो गया। और एक होता है एक्सटेंसिव, जिसमें हम अपना परिवार के लिए अनाज उगाते ही हैं, साथ साथ इतना हम अनाज उगाते हैं जो हमको उसको सेल करना होता है। अब जैसे गेहूँ में आज देखो कि अपने गांव समाज में लोग गेहूँ स्टॉक कर लिया, इतना भाई हमको अगर 10 क्विंटल 20 क्विंटल की जरूरत है तो चलो 30 क्विंटल स्टॉक कर दो, लेकिन उसका उपज थोड़ा है ना 50 क्विंटल 60 क्विंटल एक्स्ट्रा क्या करेगा, तो सरप्लस को पीछे, उससे उसका इनकम होगा। तो ये काम कौन करेगा, जिसके पास अधिक जमीन है। छोटे मोटे किसान को बस उसका उतना ही उपज हुआ जितना कि उसका साल भर का अपना परिवार का भोजन चल जाएगा। तो बड़े किसान जो होते हैं वह सरप्लस अनाज को बेचते हैं, या तो कोई लोकल ट्रेडर हुआ उसको बेच दिया, या नहीं तो अगर वो है तो जैसे गवर्नमेंट अनाउंस करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस रेट पे मार्केट में जाके बेचें, FCI गोदाम में जाके बेचें, या शहर से गाँव में टैक्स सेंटर होता है उसमें जाके बेचें, जहाँ पे जिसको जो सुविधा होती है उसके अनुसार बेचते हैं। तो लेकिन ये बड़े किसान करते हैं, छोटे किसान को इसमें भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है, एक तो उनका उपज एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत है भी तो वो कैपिटल जो इन्वेस्ट किए खेती करने के लिए वो लोन लिए, अब वो जो जैसे उपज उपजा कि अब वो साहूकार जो है मनी लेंडर जो आपके दरवाजे पे दरवाजा खटाएगा मेरा पैसा लो, अब वो क्या करेगा, उसको औने पौने दाम में, है ना, अपने लोन को चुकता करने के लिए उसको बेच देना पड़ता है। तो अपने उसके मजबूरी को देख करके जो व्यापारी होते हैं उसको दाम लेस करके भी ले लेते हैं, लोग जानते हैं उसको बेचना है। ये सब है, प्रॉब्लम है ये सब। तो ये बता रहा है जो यहाँ पे जो सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, जो एक्स्ट्रा फार्म प्रोडक्ट्स होता है उसको बेचा जाता है और उससे बेच करके जो है हम इनकम करते हैं। देखिए, सपोज दैट फार्मर्स हैव द प्रोडक्ट्स वीट ऑन देयर लैंड यूजिंग द 3 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल का यूज करके हमने मतलब अनाज का उत्पादन किया। तो चौथा फैक्टर ट्रेड, एंटरप्राइजेस, है ना, तो अब उसको हम बेचेंगे। द व्हीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट, ठीक है, ये सब है तैयार हो गए, सभी रबी क्रॉप तैयार हो गए, अब सबके घर में स्टॉक है, कुछ लोग बेचे भी हैं, कुछ लोग बेचने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि भाई प्राइस करेगा, जिनके पास जैसी क्षमता है उस अनुसार वो काम करते हैं। पहले बता दें इसमें 2-3 कारण होता है, एक तो बड़े किसान होते हैं उनके पास सारी व्यवस्था है तो कुछ बेच भी दिए, कुछ स्टॉक करके भी रखे तो आगे बेचेंगे। जो छोटे किसान हैं चूंकि वो लोन लेके किए हैं खेती, उनको मजबूरी हो जाता है वो बेच देते, ठीक है। अब आता है जो ये तो हो गया एग्रीकल्चर एक्टिविटी, लेकिन आप देखते होंगे गाँव में एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अलावा कुछ ऐसी भी एक्टिविटी जो होता है जो नॉन एग्रीकल्चर होता है, देखिए हो आप लोग, हाँ नहीं देखो जी, अरे खाली देख नहीं देख तो, हाँ
कोई शॉपकीपर नहीं, शॉप नहीं होता है, ग्रीन ग्रोसर शॉप होता है, पान का दुकान हुआ, चाय का दुकान हो, कोई समोसा बना के बेचता है ना, कोई जो लोकल इंस्ट्रूमेंट खुरपी कुदाल उसको बनाने का काम करता है, कोई पॉट मेकिंग का काम करता है, नहीं करता है, कोई बास्केट बनाता है, बांस की टोकरी सब बनाता है ना, ये नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हुआ। इस तरह के भी काम, कोई है ना, कोई दूध बेचने का, आप देखते होंगे मौसम में लोग सुबह सवेरे आए, कोई आदमी दूध लेके चला गया बेचारे, तो इस तरह का भी काम करता है। तो ये कहता है कि यहाँ पे डेली जो कॉमन एक्टिविटी एग्रीकल्चर करावे, और जितना भी मतलब ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज है, जहाँ भी किसान होंगे, खेती बाड़ी होगा, वहाँ पे पशुपालन भी होगा। तो कानपुर में देख लीजिए कि खेती बाड़ी अधिक होता है, तो वहाँ पे पशुपालन भी होता है। अब पशुपालन जैसे गाय भैंस है ना, गाँव बफेलो गोट है ना, इसका पालन करते हैं लोग, उससे उत्पादन दूध का होता है, वो दूध को बेचते हैं। तो ये बताइए यहाँ पे डेली द कॉमन एक्टिविटीज ऑफ मेनी फैमिलीज ऑफ पालनपुर, पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन द वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, है ना, ज्वार बाजरा रेनी सीजन। अभी देखते नहीं लोग, देखते हो जनेर बात करता है, नहीं हरा मक्का जैसा होता है, उसको काट काट कर मवेशी को खिलाता है, वही ज्वार हो गया। ड्यूरिंग रेनी सीजन मिल्क इज सोल्ड इन, है ना, उसका दूध को बेचा जाता है। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव द कलेक्शन फ्रॉम द, है ना, और ये सब प्रोसेस है। अब बाहर से आया उसको कलेक्ट करके जो है उसको बेचता। तो ये मतलब ये एक्टिविटीज होता है। देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है जो कैसे एक्टिविटीज, प्रोडक्शन ईयर 1 ईयर 2, कंजम्पशन सरप्लस प्रोडक्शन, है ना, कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब किसी के पास 100 क्विंटल अनाज हुआ, 60 क्विंटल वो कंजम्पशन ले लिया और 40 क्विंटल और 60 क्विंटल उसका सरप्लस हो गया, है ना। 120 क्विंटल अनाज हुआ, 40 क्विंटल कंजम्पशन मतलब अपने लिए रखा, और एक्स्ट्रा बता सकते हैं कितना क्विंटल उसका ये होगा। ईयर 3 में मान लीजिए बढ़ा और बढ़ा होगा। देखिए कंजम्पशन इसका कांस्टेंट है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो निश्चित से इसका सेल बढ़ा, है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ देखिए ये बड़े किसान हो गए, बड़े किसान हो गए। अब छोटा किसान, इससे छोटा, है ना, मान लीजिए हो सकता है इनके पास 20 हेक्टेयर जमीन हो, इनके पास हो सकता है 10 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर जमीन हो। अब ये देखिए तो 5 हेक्टेयर के पास 10 क्विंटल अनाज प्रोडक्शन हुआ, 40 क्विंटल उसने कंजम्स किया और रिस्क जो है हुआ 40 क्विंटल बेच दिया, जो आगे के लिए उसका पूंजी होगा। अब यहाँ पे देखिए ये छोटे किसान 60 क्विंटल उपज हुआ, 40 क्विंटल बेच कंजम्पशन के लिए रखा, अपने यूज के लिए रखा, 20 क्विंटल बेच सकता, ठीक है। इस तरह हम देख रहे हैं। लेकिन हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ा तो 20 से 30 क्विंटल इसका होगा, तो इसका भी तो बढ़ता जाए। इसका मतलब जो हम इसलिए मतलब प्रोडक्शन को बढ़ा करके हम इनकम को मतलब दिखा रहा है, तो कैसे इनकम को ही बढ़ा रहा है अपने प्रोडक्शन को बढ़ा करके, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं जो, और उसके अलावा देखिए एन एग्जांपल ऑफ द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पार्लर। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल्स आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग पार्लर, unlike manufacturing that takes place in the big factory in the towns and city. Manufacturing पालनपुर involve very simple production. मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई चीज़ बनाना, क्या भाई क्या बनता है भाई देखेंगे। स्मॉल स्केल क्या सब बनता है देखिए, जैसे यहाँ पे मिस्त्री लाल हैज परचेज द मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग। अब देखिए क्या मैकेनिकल शुगर के क्रशिंग खरीद लिया, उसको बेच करके मतलब गुड़ के उसको जूस पेर रहा है, बेच रहा, नहीं तो गुड़ बना करके बेच रहा। ये सब भी एक्टिविटी तो छोटा हो गया। आपने क्या किया, क्या देखिए अब शुगर केन बेचिएगा, उसी को बना करके आपने मशीन खरीद लिया, गुड़ बेचिएगा, आपको निश्चित है। ये सब एक्टिविटीज आपको यहाँ बता रहा है जो लोग कर रहे हैं। फिर कुछ शॉपकीपर है, कुछ ट्रांसपोर्ट ऑफ द फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, चूँकि गाँव है तो तांगा, रिक्शा, बैलगाड़ी, ऑटो, है ना, हो सकता है छोटा मोटा ट्रैक्टर, या तो हर जगह ये सब है। इसे कहीं लोग मतलब गाँव के लोग तो कहीं तो आ ही जाएंगे ना, ट्रांसपोर्टेशन होगा ना, गेहूँ लेके जाएंगे ना, खेत से गेहूँ ढक के लाएगा, हंस लाएगा, भूसा लाएगा, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। मतलब खेती के अलावा ये सब एक्टिविटीज वहाँ पे यहाँ पे बता रहा आपको, जो यहाँ पे नॉन फार्म एक्टिविटी, खेत के अलावा लोग क्या काम करते हैं। खेत में काम करने के बाद लोग क्या करते हैं तो दूध उत्पादन करते हैं। लोग क्या करते हैं तो छोटा मोटा अपना, है ना, जैसे आटा चक्की कोई बैठा दिया,
कोई कुछ मतलब ईख पेरने का, शुगर के जूस निकालने का काम कर रहा है, कोई मतलब छोटे मोटे चाय का पान का दुकान खोल कर लिया। ये तीसरा है शॉपकीपर, है ना, राशन की दुकान, किराना दुकान। हर गांव में तो लोग छोटा मोटा हो, हर चीज़ के लिए तो मार्केट नहीं आएंगे। तो दाल है ना, मसाला है, तेल है, चीनी है, गुड़ है, नहीं जिसका ज़रूरत में आपको पड़ता है, बिस्किट है, ये आपको उस दुकान में मिल जाएगा। उसके लिए आप मार्केट आएंगे ऐसा नहीं होगा, अपने घर के बगल में जाए खरीद के चले। ट्रांसपोर्ट ये सब मतलब खेती का लागे, खेती का लागे, दूध उत्पादन, है ना, कुछ मैन्युफैक्चरिंग काम, कुछ नया जैसे गुड़ बनाना या पॉट मेकिंग करना, उसका शॉप दुकान, राशन की दुकान, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ऑटो रिक्शा जो भी है वो करना, ये सब जो हो गया आपका, ये इसका सिस्टम वहाँ पे होता है। थैंक यू। ओके, अब आप लोग इसको थोड़ा रीड करेंगे, लेसन को बुक को थोड़ा पढ़ोगे, है ना, पढ़ना मस्त। ओके।